फिर नेक्स्ट टॉपिक है बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक। तो पहले था नेत्रचालक, उसका दूसरा पार्ट है अर्धचालक का बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक। नेत्रचालक का वो शुद्ध रूप में पाया जाता है और बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक है, इसको कैसे कहा जाता है? नेत्र अर्धचालक में निश्चित मात्रा की अशुद्धि मिला दें तब जाकर अपद्रव्य अर्धचालक बन जाता है। यानी कि नेत्र अर्धचालक में निश्चित मात्रा की अशुद्धि मिलाने पर बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक बन जाता है। यह अपद्रव्य अर्धचालक भी दो प्रकार का होता है, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में नेत्र अर्धचालक प्लस पंच संयोजी, यानी कि नेत्र अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिला दी जाए तो एन टाइप अर्धचालक बन जाता है। पंच संयोजी मतलब जिसकी बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो ये पंच संयोजी, ये है अपना पंच संयोजी अशुद्धि। अब पंच संयोजी अशुद्धि इसको अर्धचालक बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जबकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है। 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो होल की संख्या से अधिक है। यानी एन टाइप अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि होने के कारण इसमें 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है। 1 इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण एन टाइप अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल की संख्या से अधिक होती है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और त्याग करेगा तो इसको दाता अशुद्धि कहते हैं। दाता अशुद्धि। तो एन टाइप का जो अर्धचालक है उसको कौन सा अशुद्धि कहा जाता है? दाता अशुद्धि, क्योंकि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। त्याग करने के कारण इसको दाता अशुद्धि कहा जाता है। उदाहरण फास्फोरस, आर्सेनिक,
एंटीमनी इत्यादि, ये इसके उदाहरण। यानी कि एन टाइप अर्धचालक के उदाहरण पूछ लिया जाए तो फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, इस प्रकार के जितने भी जिनके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है उपस्थित है वो सभी एन टाइप अर्धचालक के अंदर आते हैं। फिर आता है दाता शुद्धि करते हैं। तो ये दाता शुद्धि इस तरह वो संयोजकता बैंड और चालन बैंड में कहां पाया जाता है? तो देखो ये संयोजकता बैंड है, संयोजकता बैंड, और संयोजकता बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और ये चालन बैंड है। ये दाता अशुद्धि स्तर। तो दाता शुद्ध स्तर है वो चालन बैंड के ठीक नीचे होता है। दाता शुद्ध स्तर है वो चालन बैंड के ठीक नीचे स्थित होता है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड में प्रवेश कर जाते हैं। ये था एन टाइप की। एन टाइप में नेज अर्धचालक में पंचसंयोजी अशुद्धि मिला दी जाए तो एन टाइप अर्धचालक बन जाता है, और इसमें पंचसंयोजी अशुद्धि होने के कारण यानी कि इसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है और अर्धचालक बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है यानी 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है, 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल की संख्या से अधिक हो जाती है, इसलिए इसको दाता शुद्धि भी कहा जाता है। इसके उदाहरण है फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, मतलब जितने भी बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन वाले उदाहरण बन गए हैं। फिर इसमें दाता शुद्ध स्तर वो ठीक चालन बैंड के नीचे पाया जाता है, जिससे आसानी से इलेक्ट्रॉन वो चालन बैंड में प्रवेश कर जाते हैं। फिर आता है अपना पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक में यदि नेज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला दी जाए तो वो पी टाइप अर्धचालक बन जाता है। त्रिसंयोजी अशुद्धि मतलब जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो इसको बोलते हैं त्रिसंयोजी अशुद्धि। 3 इलेक्ट्रॉन है मतलब अर्धचालक बनने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होने के कारण इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो होल्स का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? होल्स का। तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो होल की संख्या से कम है। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण इसमें होल्स का निर्माण हो जाता है, इसलिए होल्स की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या से पी टाइप अर्धचालक में अधिक होती है। होल्स की संख्या अधिक होती है। होल्स की संख्या अधिक होती है मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इसको ग्राही अशुद्धि भी कहा जाता है। ग्राही अशुद्धि। और इसके उदाहरण एल्यूमिनियम है, बोरॉन है, आईएन है, एटसेट्रा। यानी कि जिसकी बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो सभी किसमें आएंगे? पी टाइप अर्धचालक में आएंगे, जिसको ग्राही अशुद्धि कहा जाता है। और ग्राही अशुद्धि इस तरह वो संयोजकता बैंड के ठीक ऊपर पाया जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में चले जाते हैं। तो बाह्य अपद्रव्य अर्धचालक 2 प्रकार का होता है, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में तो नेज में पंचसंयोजी मिलाएंगे, पी टाइप में नेज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे। 5 होने के कारण इसमें 1 मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, यानी कि एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल की संख्या से अधिक होती है। होल की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या अधिक होने के कारण ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इसलिए इसको दाता शुद्धि भी कहा जाता है। उदाहरण देंगे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है इत्यादि। और 1 इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण ये 1 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, इसलिए इसको दाता शुद्धि भी कहा जाता है। दाता। और पी टाइप में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं। त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं मतलब जिसके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्धचालक के लिए 4 के आवश्यकता है, यानी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो पी टाइप में होल्स का निर्माण हो जाता है। और पी टाइप अर्धचालक में होल की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होती है, इसलिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो इसको ग्राही अशुद्धि कहा जाता है। और ग्राही अशुद्धि के उदाहरण एल्यूमिनियम है, बोरॉन है, आईएन है, एटसेट्रा।
और ग्राह्य अशुद्ध इस तरह वो संयुक्ता बैंड के ठीक ऊपर होता है, इसलिए आसानी से चालन बैंड में प्रवेश कर जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है पीएन संधि। यानी पी टाइप और एन टाइप दोनों को परमाणु स्तर पर जोड़ दिया जाए तो पीएन संधि का निर्माण हो जाता है, पीएन संधि बन जाती है। यानी कि पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक दोनों को आपस में परमाणु स्तर पर जोड़ दिया जाए तो पीएन संधि का निर्माण हो जाता है। और पीएन संधि के लिए कौन सी विधि को काम में लेते हैं? विसरण। पीएन संधि बनाने के लिए विसरण विधि का उपयोग में लेते हैं। यानी किस विधि को काम में लेते हैं? विसरण विधि को। फिर पीएन संधि तल पर क्रिया कि ये किस प्रकार से क्रिया करके पीएन संधि का निर्माण करते हैं। यानी पी टाइप में होल अधिक होते हैं, एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। पी टाइप में होल अधिक होते हैं और एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिक होते हैं। दोनों के पी और एन के फलकों पर सांद्रता प्रवणता के कारण इनके आवेश वाहकों का विसरण होता है। किसके? पी और एन के क्रमशः होल और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का इनके फलकों पर सांद्रता प्रवणता के कारण इनके आवेश वाहकों का विसरण होता है, जिससे विसरण धारा प्रवाहित होती है। विसरण धारा प्रवाहित होती है। अब पीएन संधि का जो मध्य भाग है वहां पर पी के होल और एन के मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में समायोजित हो जाते हैं। किस प्रकार से? देखो, पी और एन में मुक्त इलेक्ट्रॉन है और पी में E। ये बन गई पीएन संधि। यानी कि पी और एन, पी के होल और एन के मुक्त इलेक्ट्रॉन एक संधि के मध्य भाग में समायोजित हो जाते हैं। एन के मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर पी की तरफ, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन, और मुक्त इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ जाएंगे तो अपवाद धारा उत्पन्न होगी। अपवाद पी के होल एन की तरफ जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन विसरण। ये है होल्स विसरण, और होल्स का विसरण होगा तो विसरण धारा। और इसको बोलते हैं, जब ये संधि के मध्य भाग पर, पीएन के मध्य भाग पर एक दूसरे में समायोजित हो जाते हैं तो समायोजित होकर ये एक परत का निर्माण करते हैं। उस परत को बोलते हैं अवक्षेप परत या फांसी परत। यानी कि पी के होल है वो एन की तरफ और एन के मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो पी की तरफ एक मध्य भाग में आकर एक दूसरे में समायोजित हो जाते हैं। समायोजित हो जाते हैं तो एक परत का निर्माण करते हैं जिसको अवक्षेप परत या फांसी परत कहते हैं। अब पी के जो होल्स हैं वो तो एन की तरफ विसरित होते हैं। पी के होल्स एन की तरफ विसरित होते हैं तो पी पर ऋणात्मक चार्ज आ जाता है, पी नेगेटिव। और एन के मुक्त इलेक्ट्रॉन पी की तरफ विसरित होते हैं तो एन पर धनात्मक चार्ज आ जाता है। एन के मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी एन त्याग है तो एन पर तो धनात्मक चार्ज आ जाता है और पी के होल से वो एन की तरफ जाते हैं तो पी टर्मिनल वो नेगेटिव बढ़ जाता है। अब पी और एन नेगेटिव पॉजिटिव बढ़ जाते हैं तो इस
अवक्षय परत के सिरों पर रोधिका के सिरों पर विभव उत्पन्न हो जाता है। इस विभव को कहते हैं रोधिका विभव, रोधिका विभव V नॉट। रोधिका विभव के कारण अवक्षय परत के सिरों पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र को रोधिका विद्युत क्षेत्र कहा जाता है, रोधिका विद्युत क्षेत्र। ये थी क्रिया कि पी एन संधि तल पर होने वाली क्रिया, यानी पी में पी टाइप प्रचालक में होल की संख्या अधिक होती है, एन टाइप प्रचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। इसलिए पी और एन के फलकों पर सांद्रता प्रवणता के कारण विचलित हो जाते हैं। विचलित होते ही विचलन धारा प्रवाहित होती है। पी और एन के मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल है वो संधि के मध्य भाग में एक दूसरे से क्रिया कर लेते हैं, क्रिया करके एक परत का निर्माण करते हैं जिसको अवक्षय प्रत्याहर्षी परत कहते हैं। अवक्षय प्रत्याहर्षी परत कहते हैं जब P के होल्स N की तरफ जाते हैं तो P का नेगेटिव सिरा बन जाता है और N के मुक्त इलेक्ट्रॉन P की तरफ जाते हैं तो N वो पॉजिटिव सिरा बन जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव सिरा बनते अवक्षय परत के चारों ओर विभव उत्पन्न हो जाता है। इस विभव को रोधिका विभव कहते हैं और इस रोधिका विभव के कारण परत के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत क्षेत्र को रोधिका विद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर है कि ये जब क्रिया हुई तो इसमें क्या क्या निष्कर्ष निकले। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष तो यह था कि ये अवक्षय परत का निर्माण हुआ तो इसकी मोटाई कितनी हुई, 10⁻⁷ मीटर कोटि। यानी कि कई किताबों मिलेगा आपको 10⁻⁶ मीटर से कम, 10⁻⁶ मीटर से कम। तो से कम माइनस है, से कम -7 है, यानी -7 मीटर कोटि की परत का निर्माण होता है। दूसरा कि ये जो रोधिका विद्युत क्षेत्र है, रोधिका विद्युत क्षेत्र, रोधिका विद्युत क्षेत्र क्या करता है, होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन, होल व मुक्त इलेक्ट्रॉन के विसरण को रोकता है, के विसरण को रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो यानी कि संधि का निर्माण हो जाता है। संधि का निर्माण होते ही एक दूसरे में समायोजित हो जाते हैं, तब जाकर परत का निर्माण होता है। इस स्थिति को ही पीएन संधि बोलते हैं। तो रोधिका विद्युत क्षेत्र क्या करती है, होल और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के विसरण को रोकती है। तीसरा निष्कर्ष क्या लिखा कि पी के जो होल है, यानी कि पी में होल की संख्या अधिक है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन कम है पी में, तो पी के मुक्त इलेक्ट्रॉन एन में और एन के होल पी में। पी में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कम है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कम है, वो तो एन की तरफ जाते हैं। एन में होल की संख्या कम है तो एन के जो होल है वो पी की तरफ जाते हैं। तब इस दौरान अपव्यय है, ये जो आवेश वाहक है जहां पे वो कम है, यानी पी में इलेक्ट्रॉन कम है और एन में होल कम है, इनकी गति के कारण अपव्यय गति उत्पन्न होती है। अपव्यय गति, इस गति के कारण अपव्यय धारा उत्पन्न होती है। अपव्यय धारा है वो विसरण धारा के ठीक विपरीत होती है, यानी कि ये विसरण धारा से विपरीत होती है। अपव्यय धारा वो विसरण धारा से विपरीत होती है। अब देखो चौथा निष्कर्ष कि प्रारंभ में विसरण धारा का मान क्या होता है, अधिक होता है। क्यों? विसरण धारा कौन सी थी? विसरण धारा वो थी कि पी के जो होल है वो तो एन की तरफ यानी ज्यादा है पी में होल, और एन के मुक्त इलेक्ट्रॉन पी की तरफ यानी एन में यानी कि अधिक से कम की ओर जा रही है। तो विसरण धारा का मान अधिक होता है प्रारंभ में, तो विसरण धारा तो ज्यादा होती है और अपव्यय धारा प्रारंभ में अपव्यय धारा कम होती है, लगभग 0, यानी कि लगभग 0। लेकिन जब ये क्रिया चलती रहती है तो विसरण धारा के मान में तो कमी आने लगती है और अपव्यय धारा के मान में वृद्धि होने लगती है। एक ऐसा बिंदु आता है जिस पर दोनों धाराएं बराबर हो जाती है, यानी विसरण धारा और अपव्यय धारा का मान
बराबर हो जाता है उसको बोलते हैं पीएन संधि। यानी पीएन संधि पर विषम धारा और अपवाह धारा का मान बराबर हो जाता है। क्या होता है कि जब शुरुआत में पी के जो होल है वो तो एन की तरफ जाते हैं, एन के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो पी में जाते हैं, यानी अधिक से कम की ओर जा रहे हैं। उस दौरान तो विषम धारा का मान अधिक होता है, और जब पी के मुक्त इलेक्ट्रॉन एन की तरफ जा रहे हैं और एन के होल है वो पी की तरफ जा रहे हैं, मतलब कम से ज्यादा की ओर जा रहे हैं, तब अपवाह धारा। तो प्रारंभ में अपवाह धारा लगभग शून्य थी, विषम धारा का मान बहुत ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे विषम धारा के मान में कमी आती है, अपवाह धारा के मान में वृद्धि होने लगती है, और एक बिंदु ऐसा आता है जिसको अवक्षय प्रत बोलते हैं। अवक्षय प्रत पर दोनों धाराओं का मान शून्य हो जाता है, यानी बराबर हो जाता है, कुल धारा शून्य हो जाती है, उसको बोलते हैं पीएन संधि। तो ये इसके निष्कर्ष निकले।